वेलकम टू कॉमर्स एक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना टीडीएस के रेट्स देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टीडीएस रेट्स किस तरीके से होते हैं। हमको मेनली अपने एग्जाम के पर्पज से इंडिविजुअल के लिए ही टीडीएस के रेट्स देखने हैं। ठीक है, टीडीएस के रेट्स बहुत सारे होते हैं, रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, कंपनी के लिए, नॉन कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए, मतलब सबके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से स्पेसिफाई किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है सिर्फ अभी, लेकिन जो आज हम लोग देखेंगे वो अपने इंडिविजुअल के लिए देखेंगे। एक बार अपने इंडिविजुअल के कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर उसके बाद में जैसे किसी कंपनी के लिए है, डोमेस्टिक के लिए है, फॉरेन कंपनी के लिए है, या फिर फॉरेन पर्सन के लिए है, नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए है, तो वो सब कुछ मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा। तो उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। लेकिन एक बार क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए वो वाला। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। और जितने भी बच्चे नए हैं, ठीक है, आज पहली बार ही वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और उनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक फ्री बैच चलाया हुआ है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, मैं उसमें आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, मैम आपको उसमें इंग्लिश पढ़ाती है। तो अभी हमारे चैनल पे आपको 2 ही क्लासेस मिलती हैं, शाम को लाइव क्लास भी होती है। तो आज दोपहर में 12 बजे इंग्लिश की लाइव क्लास होगी, तो उसमें सभी बच्चे आएंगे और अपने प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, तो चलो टीडीएस के रेट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल टू रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पेमेंट्स एज वेल एज टीडीएस रेट्स ऑन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल फॉर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया अदर देन अ कंपनी। ठीक है, जो आज जो हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं बेटा वो है हमारा टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अदर देन कंपनी। कंपनी भी रेजिडेंट होती है ना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, और कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अब हमारा टैक्स रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग इंडिविजुअल के लिए पढ़ेंगे, मतलब पर्सन, जो कि क्या है, रेजिडेंट कोई पर्सन जो है उसके लिए। ठीक है, नेचुरल पर्सन के लिए। बाकी टीडीएस जो है वो सबके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, चाहे वो रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको टीडीएस काटना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। टीडीएस रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21-22। ठीक है, ये जो अपना लेटेस्ट जो है, मतलब जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसी के बेसिस पे है। तो सबसे पहले हमसे आता है पेमेंट ऑफ सैलरी। तो इसका तो नॉर्मल जो स्लैब रेट होता है वही चलता है। ठीक है, सेक्शन 192 इसको क्या करता है, डिफाइन करता है। अगर हमारा कभी प्री मेच्योर हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉल ऑफ ईपीएफ कर लेते हैं, मतलब जो हमारा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है, अगर हम लोग उसको समय से पहले ही निकाल लें, ठीक है, तो उस वाले केस में बेटा कितना हमको 10% का जो होता है उसके ऊपर टैक्स रेट देना पड़ता है, जो कि टीडीएस, मतलब कि मानो कि आपका कोई ऐसा पीएफ है ना, ऐसा कोई पीएफ है जो कि आपको सरकार, मतलब सरकार आपको क्या कर रही है, सरकार दे रही है। तो उस टाइम पे क्या करेगी ना सरकार, जैसा आपने निकाला तो सरकार अपने पास में ही 10% उसका काट के रख लेगी। तो आप जब पूछोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो आपसे क्या बोलेंगे, क्योंकि क्यों क्योंकि हमारा जो टीडीएस रेट था बेटा वो 10% का है, क्योंकि आपने ईपीएफ को पहले ही निकाल लिया अपने, तो इसके लिए हमको 10% का काटना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है दूसरा नंबर, देखो सेक्शन 193 जो है, ठीक है, इसमें हमारे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बोल। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, भले वो किसी भी चीज पे हो, डिवेंचर पे हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एनी अदर सिक्योरिटीज पे, मतलब कोई भी ऐसी जो ऊपर स्पेसिफाइड नहीं है तीनों में, जैसे कि एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, अप्रूव्ड है। ठीक है, या फिर अगर हम बोले कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ही कोई भी अगर सिक्योरिटी है, तो उस वाले केस में कितना इंटरेस्ट रेट टीडीएस लगेगा बेटा, 10% का। या फिर कोई भी ऐसा डिवेंचर्स, ठीक है, एनी डिवेंचर्स और सिक्योरिटीज फॉर मनी इशूड बाय एनी लोकल अथॉरिटी स्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। ठीक है, कोई भी मतलब एमसीडी जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, वो भी अपने बॉन्ड्स डिवेंचर्स को लॉन्च कर सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी को भी ऐसे परचेज किया हुआ है, स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, म्यूनसिपल का हो, कुछ भी हो, सब में आपका कितना बेटा 10% ही लगेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी याद करने, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि किस में कितना लगेगा, सब में 10% ही लगता है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ठीक है, सेक्शन 194 क्या कहता है हमारा, पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। तो पेमेंट अगर कोई भी डिविडेंड का हो रहा है तो उस पर टीडीएस कितना बेटा, 10% का काट लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। टीडीएस रेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, फिर से वही चली चीज है, आगे वाले सेक्शन हम लोग देखते हैं। सेक्शन 194 में पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, अच्छा ये तो ऊपर हो गया था सेक्शन 194, ठीक है, रिपीट हो गया दोबारा से, कोई बात नहीं। 194 ए क्या कहता है, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी कोई भी इनकम जिसको किसकी इंटरेस्ट के फॉर्म में हमने अर्न किया है, ऐसी कोई भी हमारी इनकम है, ठीक है, तो उसको हम लोग कितना बेटा 10% का लगाते हैं, उसको डिफाइन कौन करते हैं, सेक्शन 194 ए। ठीक है, हालांकि चीज एक ही है, चीज एक ही है, इंटरेस्ट रेट एक ही है, बट इसको सेक्शंस अलग अलग डिफाइन करते हैं, इसके लिए हमको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है।
ठीक है। इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो गया अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जबकि हमारा 193 जो क्या था वो हमको डिफाइन कर रहा था किस पे, सिक्योरिटीज पे कोई भी अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है तो, ठीक है। उसमें 4 कैटेगरीज थी, हालांकि उनके ऊपर भी 10% का ही क्या लग रहा था, टीडीएस लग रहा था, और इसके ऊपर भी इतना ही लगता है। फिर हमारा आता है 194 बी। तो 194 बी क्या कहता है, हमारा इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी विनिंग्स कार्ड गेम्स, ठीक है। ऐसी कोई भी इनकम जो आपकी लॉटरी या फिर किसी भी मतलब कि कहें जिसको सडन इनकम में स्पाइक हो गया, मतलब एकदम से इनकम क्या हुई, बढ़ गई, कि जैसे आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है। लॉटरी लग गई तो आपने कोई इसके लिए हार्डवेयर वगैरह नहीं किया ना, बस एक लॉटरी खरीदी और फिर आपकी किस्मत अच्छी थी और लग गई। तो सडन स्पाइक जो होता है हमारी किसी भी तरीके की इनकम में, कि मतलब आपने कोई भी गैम्बलिंग जीत ली, हाँ, आप कहीं पे सट्टा लगाने के लिए गए और आप क्या कर लिया, आप जीत गए, तो उस वाले केस में बेटा जो टीडीएस जो होगा वो कितना होगा, 30% का होगा, ठीक है। कितना होगा बेटा, 30% का होगा। जब हम बात करते हैं हॉर्स रेस विनिंग्स की, तो उस वाले केस में 194 डबल बी, तो ये इसको डिफाइन करता है, उस वाले केस में भी 30% ही है, ठीक है। अगर आपसे टैक्स रेट पूछ लिया जाए तो बेटा याद रखना 30% है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनका नेचर सेम है, जिस तरीके की चीजों का, उनका जो टैक्स रेट है वो भी कैसा है, वो भी सेम है। बट अगर मतलब, लेकिन हाँ ये बात है कि अगर आपको सब में ऐसा नहीं सोचना, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सेम है, क्योंकि अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है बेटा। फिर हमारा क्या आता है, 194 सी आता है। 194 सी क्या बोलता है, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स। याद होगा कल हमने अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे थे उसमें वाला क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 194 सी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके ऊपर टीडीएस रेट कितना लगेगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जैसे आप और मैं हैं, ठीक है, तो उस तरीके से उसमें कितना 1% का टैक्स टीडीएस है। और जबकि अगर कोई भी अदर पर्सन है तो उस पर कितना 2% का टीडीएस रेट है। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना और याद भी रखना, ठीक है। टीडीएस रेट में ना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, टीडीएस रेट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि टीडीएस जो होता है वो सारा का सारा एक ही जैसे ही होता है। फिर क्या होता है हमारा 194 डी। तो 194 डी हमारा क्या बोलता है बेटा, कि इसमें अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस पे कोई भी कमीशन वगैरह मिल गया तो उसके ऊपर 5% का आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। काटता कौन है, जो पेमेंट को कर रहा है ना, और कटता किसके ऊपर है, जो कोई भी पेमेंट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। पढ़ाया था ना ये कंसेप्ट, नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वाली वीडियो को देख लेना। 194 का डी ए, ठीक है, ऊपर डी हो गया था, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो सारी की सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। तो डी ए क्या बोलता है हमारा, पेमेंट ऑन एनी सम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वेदर, जबकि इसका इफेक्ट कब से होगा, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019, ठीक है। द इंश्योरेंस शेल डिडक्ट टैक्स, जो कि टीडीएस है हमारा, ऑन द इनकम पोर्शन कंप्राइज्ड इन द इंश्योरेंस पे आउट, तो वो कितना बेटा अपना 5% का है, ठीक है। 194 डबल ई, तो ये क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी है पेमेंट ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द टू द क्रेडिट ऑफ अ पर्सन अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। कोई भी हमारी एनएसएस, वो ये वाली नहीं है नेशनल, एनएसएस एक और भी होती है ना एनसीसी की जैसी, तो ये वाली नहीं, नेशनल सेविंग्स स्कीम है, तो इसके ऊपर कितना बेटा 10% का कटेगा, ठीक है। सेक्शन 194 बी ये कहता है पेमेंट ड्यू टू रीपर्चेस ऑफ यूनिट, यूटीआई, कोई भी अगर इसका बॉन्ड्स वगैरह है, कुछ भी है ऐसा, ठीक है, या फिर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड से कुछ भी लिया है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, रीपर्चेस के टाइम पे, तो हमको 20% का इस पर टीडीएस कटवाना पड़ेगा, ठीक है। 194 जी क्या बोलता है बेटा, पेमेंट सच एस कमीशन ईटीसी ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। कोई भी आपको कमीशन ऐसी हुई है जो कि किसकी वजह से हुई है, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स की वजह से, तो उस वाले केस में कमीशन या फिर कुछ भी ऐसा मतलब आपको फायदा सा हो गया उस सारी चीज से, तो उसमें आपको कितना 5% का टैक्स कटवाना पड़ेगा, टीडीएस जो है हमारा, ठीक है। कमीशन और ब्रोकरेज 194 एच ये बोलता है भैया, कमीशन और ब्रोकरेज हुई तो वो कितना 5% का हमारा कटेगा। 194 आई हमारा क्या बोलता है कि कोई भी आपकी रेंट, रेंट ऑन, देखो दो चीजें हैं अब इसमें, ठीक है। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, ठीक है। तो इस वाले केस में हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, 2% का टीडीएस है। वहीं पे जो हमारी लैंड बिल्डिंग वगैरह फर्नीचर वगैरह उस पर कितना बेटा टीडीएस 10% का। अगर इससे कोई भी हमको रेंट की इनकम हो रही है तो उस वाले केस में हमको इतना इतना क्या करना पड़ेगा, इससे टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स डिडक्शन लिमिट ऑन रेंट इज इंक्रीज टू ₹2.4 लाख पर एनम, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना कि जो टैक्स डिडक्शन की जो लिमिट है ऑन रेंट पे, उसको कितना बेटा बढ़ा दिया गया, उसको 2.4 लाख कर दिया गया, जबकि पहले वो कितना था 1.8 लाख पर एनम, ठीक है। 194 आईए क्या कहता है बेटा, आईए ये बोलता है 194 आई
IAB, IC तीनों एक ही जैसे हैं। तो पेमेंट ऑन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। कोई भी ऐसी हमारी लैंड है जो कैसी एग्रीकल्चर नेचर की नहीं है, मतलब उस पर खेती बाड़ी नहीं होती, और हमने क्या किया है उसको पेमेंट किया है, मतलब उसको जैसे बेचा है या फिर ट्रांसफर कुछ भी काम किया उसके ऊपर, वो कैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस वाले केस में हमारे टीडीएस कितना कटेगा बेटा, 1% का कटेगा। ठीक है, सेक्शन 194 का 1IA ये चीज बोलता है। और फिर IB क्या बोलता है, ठीक है, वो ये बोलता है बेटा, रेंट पेड बाय एन इंडिविजुअल और HUF नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि रेंट पेमेंट की गई है या फिर कोई भी इनकम का ट्रांसफर हुआ है, मतलब पेमेंट का ट्रांसफर हो गया है, तो और वो किस में 194IA में अगर कंसीडर नहीं हो रही है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके ऊपर 5% का टीडीएस लगाएंगे। ठीक है, 194 IC ये बोलता है पेमेंट अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स है, JDA टू इंडिविजुअल HUF। ठीक है, तो उस वाले केस में बेटा कितना 10% का हमारा टीडीएस लगता है। इसमें अगर बोला जाए तो एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। IB इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि कुछ भी पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। सेक्शन 194 का J, एनी सम पेड बाय ऑफ, ठीक है, फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, कोई भी ऐसी फीस है जो प्रोफेशनल सर्विस के लिए पे की गई तो 10% का। रेमुनरेशन फीस कमीशन टू अ डायरेक्टर 10%। ठीक है, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस 10%। ठीक है, डू फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट ETC कितना 10%। ठीक है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज 2%। रॉयल्टी टुवर्ड्स द सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स 2% का है। ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेई इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, तो उसमें भी कितना हमारा 2% का है। ठीक है बेटा, 194 के क्या हमसे बोलता है, पेमेंट ऑफ एनी इनकम फॉर यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड एज पर सेक्शन 10, ठीक है, 23D और फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ और स्पेसिफाइड कंपनी, तो इस पर भी कितना बेटा अपना 10% का है। ठीक है, क्या TDS हमारा। तो TDS के बहुत सारे रेट्स होते हैं यार, इतना बड़ा TDS है, मतलब आपसे पूछा तो जाएगा ही, 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसके 100% ही आएंगे कि इसका TDS रेट बता दो या फिर इसका सेक्शन बता दो कि ये वाला जो TDS है हमारा कौन सारे सेक्शन में डिफाइन किया गया है। 194K हो गया था आपके ऊपर, ठीक है, 194K हो गया। 194LA को देख लेते हैं। ठीक है, तो LA क्या बोलता है हमसे, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी से इसका मतलब ये चीज कमी पूछी जाएगी, तो इसके ऊपर आपका 10% है। ठीक है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्टेन इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर्स, ठीक है, तो इसमें 10% है। सर्टेन इनकम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट फंड टू विद यूनिट होल्डर, तो इस वाले केस में बेटा क्या हमारा 10% का है। सेक्शन 194 LBC क्या कहता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन फंड। फर्स्ट हमारा क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल एंड HUF है तो सारे के 25%, और इसके अलावा कोई और पर्सन है तो उसको कितना 30% का वो TDS फाइल करना पड़ेगा। अब हमारा क्या आता है सेक्शन 194 का M, सर्टेन पेमेंट्स मेड बाय HUF या फिर ठीक है, सर्टेन पेमेंट्स बाय इंडिविजुअल या फिर HUF के द्वारा अगर कोई भी करी जाती है तो उसमें लिमिट कितनी 50 लाख की, और कितना TDS कितना कटेगा बेटा, उस पर 5% का TDS कटेगा। ठीक है, सेक्शन 194N क्या बोलता है हमसे, कैश विड्रॉल एक्सीडिंग सर्टेन लिमिट, लिमिट कितनी 1 करोड़ की है। ठीक है, 1 करोड़ की है तो उस वाले केस में बेटा कितना 2% का TDS लगेगा। इन केस ऑफ ₹20 lakh और मोर इज विड्रॉन बाय द पर्सन नॉट फाइलिंग ITR फॉर द लास्ट 3 years for which the due date of filing ITR has expired, the TDS rate shall be applicable as per below slabs। ठीक है, for the amount more than 20 lakh up to ₹1 crore and the amount of rupees exceeding। अगर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है बेटा जो कि क्या कर रहा है, अपना TDS वगैरह ITR फाइल नहीं कर रहा, ठीक है, और वो क्या करता है एकदम से ही 20 लाख रुपए का कोई भी तरीके की ट्रांजेक्शन्स कर देता है, तो उस वाले केस में हमको अगर वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में कर रहा है, कितना 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में कर रहा है, तो बेटा उस वाले केस में उसके ऊपर 2% का TDS लगेगा। और अगर वो कभी भी 1 करोड़ से क्या करता है, एक्सीड कर देता है, तो उस वाले केस में कितना बेटा 5% का TDS लगेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये चीज, ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन। आगे चले, 194O क्या कहता है, फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म, तो इस पे कितना होता है बेटा 1% का हमारा TDS कट होता है। सेक्शन 194P क्या बोलता है, टैक्स डिडक्शन बाय स्पेसिफाइड बैंक्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट्स
पेंशन और इंटरेस्ट टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन और एज ऑफ 75 ईयर्स और मोर, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर रेट्स इन फोर्स। ठीक है, फिर हमारा लास्ट वाला क्या होता है, सेक्शन 194Q, पेमेंट्स टू रेजिडेंट्स फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स ₹50 lakhs है, टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 lakhs, कितना बेटा 0.1% है। और अगर कोई भी ऐसी इनकम जो कि इसमें स्पेसिफाइड अब नहीं हो पाई, मतलब इसमें नहीं आई, ठीक है, तो उस वाले केस में हमारे कितना बेटा लगता है उसके बाद, तो उसके बाद जो हमारा लगता है टैक्स रेट वो होता है हमारा 10% का। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास में यही सब कुछ था। टीडीएस के एक्चुअली में मुझे आपको रेट्स वगैरह बताने थे, है ना, कि रेट्स होते क्या हैं, क्योंकि आपसे रेट्स पूछेगा और आपसे पूछ लेगा कि भैया ये वाला ये है और इसमें इतना इतना रेट लगता है, इसका हमको सेक्शन बता दो, कौन सा सेक्शन में क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या रहते हैं, टीडीएस के रेट्स रहते हैं। तो और भी टीडीएस के ऐसे 5-6 तरीके के रेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। बस आपको मेनली जो पढ़ने बेटा वो आपको एक रेजिडेंट के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, मेनली किसके लिए पढ़ने, एक रेजिडेंट के लिए पढ़ने। क्वेश्चन में आपसे रेजिडेंट के लिए पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपसे मतलब कि नॉन रेजिडेंट के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए, तो इस तरीके से हमारी 4-5 कैटेगरीज बनती हैं, तो उनमें से किसी में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कराऊंगा इनकम टैक्स की, तो उसमें डाल दूंगा। ठीक है, कल मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे दिए थे, ठीक है, 55 क्वेश्चन थे लगभग। तो आज मैं आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और अपनी उसकी अकाउंट्स की जो प्रीवियस ईयर की अकाउंट्स की जो बुक है ना, पार्ट 2 वाली भी बुक आज ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, और फिर इनकम टैक्स की मैं वीडियो आपको, पीडीएफ आपको ये इस सैटरडे तक या फिर इस संडे तक प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो बाकी जो भी कोई बच्चा नया है हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो, दूसरे बच्चे तो शेयर करके बता सकते हो कॉमर्स एक्सेस आपको किस तरीके से फ्री बैच दे रहा है। और सारा का सारा आपका कोर्स भी कंप्लीट करवा दिया ना, लगभग अपनी कितनी 40 क्लासेस हो गई हैं, उसमें आपका सारा का सारा अकाउंट्स का मैंने कोर्स सिलेबस को कंप्लीट करवा दी। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी यार लाइव क्लास में बच्चे कम ही आते हैं, है ना, लाइव क्लास में बच्चे कम ही आते हैं, देखा करो। क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आएगा कैसे, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी बेटा, कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज होती है, पढ़ता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। बच्चे एग्जाम देंगे, 60-70 हजार बच्चे एग्जाम देने के लिए अगर जा भी रहे हैं तो पढ़ के हर कोई जाएगा, पर बेटा सक्सीड कैसे करोगे वो चीज है कि आप क्वेश्चन पेपर कितना ज्यादा सॉल्व करते हो और अपने उसमें कितने ज्यादा ध्यान क्लास में देते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। बाकी मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, और जितनी भी हम लोग क्लासेस अपनी लेके आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते रहो, क्योंकि वो थोड़े से प्रीवियस ईयर के लेवल से अपर लेवल के होते हैं, सो दैट कि आपको क्या हो कि मतलब अपर लेवल का करोगे तो बेटा लोअर लेवल अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।